इस वीडियो में हम रिवेटेड कनेक्शंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे और इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी रिवेटेड कनेक्शन में 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। पहला स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, दूसरा एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट और तीसरा डिज़ाइन। तो फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। किसी रिवेटेड कनेक्शन के जॉइंट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने से पहले जॉइंट पे किस टाइप के फेलियर हो सकते हैं ये समझना ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ फेलियर ऑफ रिवेट्स पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन को क्लिक कर कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो किसी भी रिवेटेड जॉइंट पे जो फेलियर है वो दो तरीके से हो सकता है। फेलियर या तो रिवेट में होगा या फेलियर प्लेट में होगी। रिवेट में फेलियर शेयरिंग की वजह से भी हो सकती है और बियरिंग की वजह से भी हो सकती है। प्लेट में फेलियर शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग की वजह से होती है। शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग की वजह से हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखने हैं हमको, रिवेट में फेलियर शेयरिंग और बियरिंग की वजह से होती है, प्लेट में टियरिंग की वजह से। ठीक है, इसमें एक टर्म और है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू, हम क्या करेंगे, पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर कैलकुलेट करेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग कैलकुलेट करेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ टियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से शेयरिंग और बियरिंग में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरे को रिवेट वैल्यू बताएगी। ठीक है, और शेयरिंग, बियरिंग और टियरिंग इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, इन तीनों में से, वो मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बताएगा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, राइट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर, शेयर में रिवेट की कितनी स्ट्रेंथ होगी, इसके लिए फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग पीएस से डिनोट कर सकते हैं, पीएस। ओके, फॉर्मूला क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया ठीक है, देखिए आया कहाँ से, हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स कितना लग सकता है प्लेट पे, वही हमारी स्ट्रेंथ होगी। वो किसके बराबर होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया के, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, इसलिए परमिसिबल स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया। तो द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर विल बी इक्वल टू दिस परमिसिबल स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, उसको हम लोग टाउ वीएफ से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव एरिया, तो शेयर हो रहा है वो रिवेट में होगा, रिवेट का हेड है, रिवेट का बॉडी है, रिवेट की बॉडी। अब रिवेट का जो ये डाया है, यहाँ पे ये सर्कुलर प्रोजेक्शन होगा, इसका एरिया कितना होगा इस सर्कुलर प्रोजेक्शन का, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पर डी डैश लेते हैं, क्यों डी डैश लेते हैं, क्योंकि ये रिवेट फाइनली किसी प्लेट में जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो ग्रॉस डाया बन जाता है। हम जानते हैं प्लेट में जो होल होगा, जो डाया होगा, वो रिवेट के डाया से बड़ा होता है, राइट, इसलिए हम लोग ग्रॉस डाया यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो जो इफेक्टिव एरिया होगा उसका फॉर्मूला पाई/4 इंटू डी डैश स्क्वायर। कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, अगर एक रिवेट है तो 1 रहेगा, अगर नंबर ऑफ रिवेट्स मान लीजिए 5 है तो 5, तो नंबर ऑफ रिवेट्स के लिए n हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने शेयर प्लेन आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन है, अगर लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट है, यहाँ पे रिवेट लगाया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। अगर हमारे पास लैप जॉइंट है इस तरीके से, यहाँ पे रिवेट है, ये मेरा रिवेट है, ये हेड है इसका, इसमें जो शेयरिंग होगी कहाँ से हो सकती है, शेयर आउट कहाँ से होगा, यहाँ से शेयर आउट होगा, अपर वाला मेंबर इस तरफ मूव कर जाएगा, ये इधर से। तो ये मेरा शेयर प्लेन है, कितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन है यहाँ पे, 1। ठीक है, उसी तरीके से डबल शेयर में क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं बट जॉइंट बनाऊँ, बट जॉइंट में क्या होगा, एंड टू एंड, ये कवर प्लेट, यहाँ पे कितने रिवेट्स हैं, यहाँ एक रिवेट, यहाँ एक रिवेट। किसी एक रिवेट को कंसिडर करें, अगर किसी एक रिवेट को कंसिडर करें तो ये इसका हेड, ये इसका हेड, यहाँ पर शेयर प्लेन कितने बन रहे हैं, देखिए एक तो शेयर यहाँ से हो सकता है, ये दूसरा यहाँ से हो सकता है। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन यहाँ पे कितने हैं डबल के केस में, 2, राइट। तो ये डिपेंड कर सकता है कि हमारा सिंगल शेयर है या डबल शेयर है। तो मैं यहाँ, जनरल एक्सप्रेशन इज दिस, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर इज दिस। ठीक है,
फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर सिंगल शेयर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन डैश विल बी 1, देन द फॉर्मूला विल बी टाउ इंटू टाउ वी एफ इंटू पाई बाय 4 इंटू डी डैश स्क्वायर। एंड फॉर डबल शेयर strength of the rivet in shear will be 2 into n into tau vf into pi by 4 into d dash square, right। अब बात करते हैं strength of rivet in bear, strength of rivet in bear सेकेंड। बियरिंग के अगेंस्ट कितनी स्ट्रेंथ होगी रिवेट में, ये कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग पीबी से डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, परमिसिबल स्ट्रेस इंटू इफेक्टिव एरिया, बस बियरिंग जहाँ हो रही है उसको समझना ज़रूरी है। ये देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्लेट है, इसमें हमने ये 2 रिवेटिंग की हुई है मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं एक सेक्शन कट कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन कट करके जब मैं दिखा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। मैं एक ही दिखा रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो जो बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है, बियरिंग स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो रही है, देखिए समझिएगा। देख पा रहे हैं आप, ये जो एरिया आया, इस एरिया में बियरिंग स्ट्रेस आता है। इसको बड़ा करके दिखाएं अगर, ठीक है। ओके, ये कितनी लेंथ होगी इसकी, ये जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। और थिकनेस कितनी है, जो इस प्लेट की थिकनेस है वही इसकी थिकनेस होगी, राइट। तो डी डैश इंटू टी है ना, डी डैश इंटू टी, ये इसका एरिया है। इतने एरिया में हमारा बियरिंग आ रही है। बियरिंग हम जानते हैं जब प्लेट में स्ट्रेस डेवलप होता है तो इस तरफ से बियर आउट हो जाता है ना। जैसे कि अगर इस केस में यहाँ से हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ से ये बियर आउट हो जाता है, इस तरीके से बियरिंग आ जाती है। रिवेट को देखें, रिवेट में क्या होता है, रिवेट में अगर इस पर्टिकुलर केस में रिवेट में लोकल डिप्रेशन आ जाती है इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लोग लोकल डिप्रेशन कहते हैं। एनीवेज, तो इस फॉर्मूले पे आते हैं। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, वही परमिसिबल स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया। परमिसिबल स्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे सिग्मा पी एफ, ओके, जो बियरिंग स्ट्रेस होता है परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा पी एफ, इसको डिनोट करते हैं। कितने एरिया पे लग रहा है, डी डैश इंटू टी, राइट, यही तो एरिया है, इफेक्टिव एरिया। ओके, कितने नंबर ऑफ रिविट्स है, यहाँ नंबर ऑफ रिविट्स 1 है, ये 1 के लिए एरिया है। अगर 2 होगा तो 2, n नंबर ऑफ रिविट्स के लिए n, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, ओके। पर यहाँ पर जो T लेंगे हम लोग, दैट विल बी, T मिनिमम लिख सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो T विल बी द मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स T1 एंड T2। देखिए क्या मतलब है इसका, ये बट जॉइंट है कोई हमारे पास इस तरीके से, ऊपर हमने कवर प्लेट लगाया हुआ है, नीचे भी कवर प्लेट लगाया हुआ है, यहाँ से हमने रिवेटेड कनेक्शन दे रखी है, यहाँ भी रिवेटेड कनेक्शन दे रखी है। ये जो कवर प्लेट है इसकी कुछ थिकनेस होगी T1, ये भी कवर प्लेट है, इसकी भी थिकनेस होगी T2। जो मेन प्लेट है इसकी थिकनेस होगी चलिए मान लेते हैं कवर प्लेट की थिकनेस T1 है, सेम, ठीक है, और जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस T2 है। तो इस केस में मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स T1 प्लस T2, तो कवर प्लेट को हम ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल समझते हैं, मेरे पास जो कवर प्लेट यूज़ कर रहा हूँ मैं 10 mm की प्लेट में यूज़ कर रहा हूँ, 2 यूज़ कर रहा हूँ तो 2T1 कितना हो जाएगा 20 mm, और जो मेन प्लेट में यूज़ कर रहा हूँ T2 वो मान लेते हैं 16 mm यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 20 और 16, राइट। तो ये कहने का मतलब है टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। अब प्लेट की टियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी, पीटी से डिनोट करते हैं। पीटी विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस कितना है सिग्मा 80
इसको FST भी कई कई बार डिनोट करते हैं कई बुक में, तो कंफ्यूज होंगे, सिग्मा AT लिखिए या FST लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, उस तरीके से पीछे जो हमने अभी बियरिंग का पढ़ा, बियरिंग में हमने सिग्मा PF लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई कई सिग्मा PF की जगह पे हम लोग इसको FAP भी देखते हैं। ठीक है, तो वो उससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बियरिंग स्ट्रेस मेन आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पर है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, या फिर एक्सियल टेंशन, सिग्मा AT मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया। यहाँ पर हम इफेक्टिव एरिया लेंगे। देखिए सॉलिड प्लेट के केस में हमने ग्रॉस एरिया यूज़ किया था, बिकॉज सॉलिड प्लेट में कोई भी रिविट होल नहीं है। होल नहीं है मतलब एरिया डिक्रीज नहीं हुआ, तो हम पूरा एरिया ले लेंगे। टियरिंग स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअली में रिविटिंग होती है, जब रिविटिंग होगी तो एरिया डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्शन निकालेंगे, यहाँ पर कुछ एरिया आ रहा है, इसका यहाँ पर कुछ एरिया आ रहा है, तो इस पूरे ग्रॉस एरिया में से इतना एरिया माइनस करना है हमको। ठीक है, टोटल विड्थ कितनी है प्लेट की B, थिकनेस कितना है T, ओके, ये डायमीटर कितना है D, ये भी D। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए ग्रॉस एरिया कितना होगा B इंटू T माइनस, अगर मैं रिविट का एरिया निकालूं कितना होगा D इंटू T, यहाँ से अगर मैं T कॉमन लूँ तो B माइनस D, यहाँ पर 2 रिविट्स हैं, अगर 3 रिविट्स होंगे तो 3, तो यहाँ पर n लिख सकते हैं हम लोग, है ना, B माइनस ND इंटू T, दिस इज द एरिया, दिस इज द इफेक्टिव एरिया। आई होप आपको क्लियर हो गया ये इफेक्टिव एरिया। तो टियरिंग स्ट्रेंथ में हम इफेक्टिव एरिया लेते हैं, तो B माइनस ND इंटू T। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए B क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट। अब इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको नोट बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कई बार विड्थ नहीं देते हैं, वो क्वेश्चन में विड्थ नहीं देंगे, आपको पिच लेंथ देंगे कि पर पिच लेंथ निकाल के बताइए स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, पिच दे देंगे 50 mm, 60 mm, 100 mm, तो आपको पर पिच लेंथ, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, B की जगह पे आप पर पिच लेंथ के लिए हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिग्मा AT B माइनस D डैश, सॉरी ये D डैश होगा, ठीक है, इंटू T। ये आपको ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर हमने B जो रखा है वो क्या है, ये भी लिख देते हैं, B इज़ द विड्थ ऑफ प्लेट। मैं डायग्राम बनाते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमने रिविट के लिए शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली, तो वहाँ से मैंने आपको बताया था एक टर्म होता है रिविट वैल्यू। ठीक है, रिविट वैल्यू क्या होता है, मिनिमम ऑफ शेयरिंग एंड बियरिंग। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो भी मिनिमम होगा वो मेरा रिविट वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा बताइए, मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म है, ब्लू से लिखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट काफ़ी पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे ये सारे स्टेप्स हमको करने हैं। जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, देखिए ये रेशियो होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट का टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, अभी बताया, मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ एंड टियरिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट में क्या लिखेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, सिग्मा AT इंटू B इंटू T। ठीक है, डिज़ाइन के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। नंबर ऑफ रिविट्स,
रेशियो होता है अप्लाइड लोड का टू द रिवेट वैल्यू। अगर कोई प्लेट है जिसकी विड्थ बी है, उसका डिज़ाइन करना है हमको, तो उसके विड्थ में कितने नंबर ऑफ रिवेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ से निकालेंगे। अप्लाइड लोड अगर नहीं दे रखा है तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैन बी यूज्ड इफ applied load is not given। नेक्स्ट इसमें एक और फॉर्मूला है, वो है नॉमिनल डाया ऑफ रिविट्स। कई बार क्वेश्चन में आपको रिविट का डायमीटर नहीं देंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अनविन्स फॉर्मूला बोलते हैं, 6.01 अंडर रूट टी मिनिमम। दिस इज़ नोन एज अनविन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम नॉमिनल डाया निकाल सकते हैं। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। डबल कवर बट जॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें हम लोगों को मेन प्लेट की थिकनेस दे देंगे और कवर प्लेट की थिकनेस नहीं देते, तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो ये मेन प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड करता है। इनको यूज़ करके हम कवर प्लेट की थिकनेस को निकाल सकते हैं।